इस चर्चा में मेरे साथ मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो ब्रायन कटलेस हैं। ब्रायन, आज i24 न्यूज इंग्लिश पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अमेरिकियों और ईरानियों की ओर से विरोधाभासी संदेश मिल रहे हैं। उपराष्ट्रपति जे वेंस ने कहा कि ईरान IAEA निरीक्षकों को आने देगा। ईरान के विदेश मंत्री के प्रवक्ता अब कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि ये सच हो। तेहरान ने स्विट्जरलैंड वार्ताओं में परमाणु मुद्दे पर बातचीत नहीं की थी। IAEA के साथ कोई भी बातचीत ईरान की संसद और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मंजूरी से ही होनी चाहिए। तो फिर स्विट्जरलैंड में वास्तव में क्या हासिल किया गया? मुझे यकीन नहीं है। हमें अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि चर्चा की रूपरेखा क्या थी। वे लंबी चर्चाएं थीं। लेकिन जब आपके पास ऐसे दो विरोधाभासी सार्वजनिक बयान होते हैं, ट्रंप प्रशासन और ईरानी शासन के, जो मूल रूप से हर दिन झूठ बोलते हैं, तो आकलन करना मुश्किल हो जाता है। एक स्वतंत्र विश्लेषक के तौर पर क्या ये राजनीतिक अभियानों की डिबेट के बाद स्पिन रूम जैसी स्थिति है जब उम्मीदवार बहस करते हैं? दिलचस्प बात यह है कि जब मैंने अमेरिकी पक्ष से IAEA के बारे में विस्तार से सुना तो मुझे फरवरी में युद्ध से पहले हुई कुछ चर्चाएं याद आ गईं जिनमें मैं शामिल था, जब मैंने उन लोगों से सुना था जो अमेरिका ईरान वार्ता में थे कि IAEA वास्तव में बातचीत की मेज पर था, वे ईरान वापस जाने के लिए तैयार थे और ये सब चल रहा था। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक विश्लेषक के रूप में देखता हूं कि इन चर्चाओं में क्या हासिल होता है। जिनेवा में होने वाली चर्चाएं, और वे चर्चाएं जो 60 दिनों तक चलेंगी, मैं ये आकलन करूंगा कि क्या ये फरवरी में युद्ध से पहले की संभावनाओं से बेहतर है, खासकर 27 फरवरी 2020 को जो स्थिति थी। ये बहुत अलग नहीं है जो विडंबना है, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं। असल में ये ईरानी शासन को बहुत ज्यादा नकद देगा, जैसा कि आपने अभी चर्चा की, और खाड़ी देशों जैसे देशों और इजराइल सहित उन पर ईरान के नेटवर्क से आने वाले खतरों के संदर्भ में बहुत ज्यादा दबदबा भी देगा। देखिए, ये IAEA निरीक्षक असल में जून 2025 में 12 दिन की जंग के बाद से ईरान के अंदर नहीं गए हैं। अब 1 साल से भी ज्यादा हो गया है। पर ब्रायन, अगर उन्हें वापस भी जाने दिया जाए तो कौन कह सकता है कि वे सच में ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी कर रहे हैं? इस जंग से पहले ईरान ने IAEA निरीक्षकों को सिर्फ वही जगहें दिखाई जो वे चाहते थे और छुपी परमाणु साइट्स छुपा ली। अगर उन्हें देश लौटने की इजाजत मिल भी जाए, क्या फर्क पड़ेगा? ये अहम सवाल है और इसका जवाब इस पर निर्भर करता है कि अमेरिका, इजराइल और अन्य देशों के पास ईरान की खुफिया जानकारी कितनी अच्छी है। और इस युद्ध को लेके जो बात मुझे चिंता में डालती है, सबसे पहले 12 दिन की जंग, हमने राष्ट्रपति ट्रंप से सुना था कि परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। अगर आपको याद हो, करीब 1 साल पहले, पिछले साल जून के आखिर में। 6 महीने बाद सुना कि उसे पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। और इसका एक कारण यह था कि हमें ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ युद्ध में जाना पड़ा, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम एक परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच रहा था। समस्या यह है कि एक और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला अमेरिकी प्रशासन है जो हमेशा झूठ बोलता है, और दूसरी ओर ईरानी शासन है जो दशकों से झूठ बोलता आ रहा है। वास्तव में ये आकलन करना बहुत मुश्किल है कि सच्चाई क्या है, क्योंकि आज मध्य पूर्व के सामने सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक ये है कि क्या ईरान परमाणु हथियार के करीब है या नहीं। और छिपे हुए ठिकानों की संभावना। IAEA निरीक्षण केवल तभी कारगर हैं जब उन्हें अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की अच्छी खुफिया जानकारी का समर्थन मिले, जो इसे इकट्ठा करने में सक्षम है। तो फिर इन पहली बातचीत पर आपका क्या विचार है? क्या ये संकेत है कि 60 दिनों के बाद MOU वास्तव में कुछ और स्थायी बन सकता है, या ये दिखाता है कि ये पल कितना नाजुक था जब ईरानी लगभग बातचीत से बाहर हो गए थे और बातचीत को आगे भी नहीं बढ़ने दिया गया? आपको क्या लगता है, ये स्थिति किस ओर बढ़ रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये दिखाता है कि ईरान के पास असममित शक्ति कितनी है। मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने बहुत सारे हथियारों का भंडार और संसाधन बर्बाद कर दिए। उन्होंने ईरान के सैन्य नेतृत्व को नुकसान पहुंचाया और फरवरी में सर्वोच्च नेता को मार गिराया। लेकिन विडंबना यह है कि ट्रंप जिस तरह से इसकी बातचीत कर रहे हैं, ये एक आत्मसमर्पण समझौता बनता जा रहा है। ये 2015 का ईरान परमाणु समझौता अब पीछे देखने पर काफी बेहतर लगता है। ये उससे भी बदतर है, क्योंकि वहां काफी सख्त निरीक्षण व्यवस्थाएं थीं और उन पर अब भी दबाव बना हुआ था। वहां इतनी बड़ी मात्रा में नकद राशि नहीं दी गई थी। कुछ राशि दी गई थी, पर उतनी नहीं जितनी अब प्रस्तावित है।
इसके अलावा ये तथ्य भी है कि लेबनान में हिजबुल्ला हमारे इजराइल में साझेदारों को लगातार धमकी देता रहता है। मुझे ये चिंता होती है कि राष्ट्रपति ट्रंप, क्योंकि वो घरेलू स्तर पर इतने कमजोर हैं और अमेरिकी जनता उनके खिलाफ हो गई है, अगर हम देखें कि जेडी वेंस क्या कर रहे हैं तो वो एक बहुत ही खराब सौदे के लिए राजी हो रहे हैं। देखते हैं विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के साथ कुछ बेहतर कर पाते हैं या नहीं, लेकिन वे भी खुश नहीं हैं। वे क्यों खुश नहीं हैं? बातचीत के बाद उन्हें किस बात की सबसे ज्यादा चिंता है? ठीक है, आपकी पहले की रिपोर्ट में इसका जिक्र था। सबसे पहली बात, वे इस बात से खुश नहीं हैं कि उन पर हमला हुआ, खासकर संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों पर। हमने उतना समर्थन और रक्षा नहीं दी। स्थिति पहले से बेहतर थी। इजराइल और अमेरिका ने हालात सुधारने में मदद की। अगर वायु रक्षा नहीं होती तो यह और विनाशकारी होता। वे इस बात से भी खुश नहीं कि ये चर्चाएं हो रही हैं, जिनमें मूल रूप से पाकिस्तान और कतर शामिल हैं, जो जीसीसी देशों में से एक है। कुछ अन्य बड़े अरब खाड़ी देशों की यह चिंता है कि वे मूल रूप से इस चर्चा में शामिल नहीं हैं। यह वैसा ही है जैसा 2015 के समझौते से पहले P5+1 वार्ता ढांचे में हुआ था। और इसी वजह से वे काफी हद तक नाराज थे, क्योंकि उसमें उन्हें शामिल नहीं किया गया था। यहाँ ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है और इसी वजह से मुझे उम्मीद है कि ये एक अच्छा संकेत है कि सचिव रूबियो उनसे बात करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है वे उनसे पूछेंगे कि वे अंतिम समझौते में क्या चाहेंगे, क्योंकि उन्हें वही रहना है। वे ही सबसे अधिक आर्थिक रूप से परेशान हुए, क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने पर ईरान के पास इस पर कोई प्रभावी पकड़ नहीं थी जब तक हमने 28 फरवरी को इजराइल से युद्ध शुरू नहीं किया। इन वार्ताओं से सबसे ज्यादा प्रभावित कई पक्ष शामिल नहीं हैं। ब्रायन काटुलिस ये महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जिसे बार बार उठाना चाहिए। i24 न्यूज इंग्लिश पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत आभार। धन्यवाद, शुक्रिया।